नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वरुण कुमार है। मैं 2014 बैच का आईएएस ऑफिसर हूँ। पिछली बार जब अपनी मुलाकात हुई थी ऑफिसर्स ऑन ड्यूटी पे, उस समय मैं रीजनल कमिश्नर ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़ था। आज दोबारा जब हम मिल रहे हैं तब मैं पीजीवीसीएल पश्चिम गुजरात वीज कंपनी लिमिटेड, जो एक गवर्नमेंट कंपनी है, मैं उसमें एज मैनेजिंग डायरेक्टर काम कर रहा हूँ। पिछले कार्यक्रम के बाद काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए कि एस्पिरेंट्स को जो प्रश्न है उसके बारे में डिस्कशन करना है, तो ऑफिसर्स ऑन ड्यूटी ने एक ये दूसरा इनिशिएटिव लिया है जिसमें कुछ एस्पिरेंट्स आज यहाँ पे इंटरैक्ट करने के लिए आए हुए हैं। मेरे साथ मेरे बैचमेट जो 2014 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, आशीष कुमार साहब, वो भी यहाँ पे प्रेजेंट हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आशीष कुमार, मैं 2014 बैच आईएएस ऑफिसर हूँ। अभी राजकोट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में एज ए डेप्यूटी म्यूनिसिपल कमिश्नर में पोस्टेड हूँ। तो मेरे साथ दो एस्पिरेंट्स हैं। Hello, myself Parth Tudia, currently preparing for the UPSC from the 2020 onwards. Hello, myself Sumit Bharat Kumar Adnani, and I am preparing for UPSC since last 1 year, and my first attempt will be in 2023. अच्छा, चलिए, वेलकम। जो भी आप शुरुआत करना चाहें आप पूछिए। सर, थ्रू आउट टाइम एंड स्पेस ऐसी कुछ चीज़ें होती है जो हमेशा कांस्टेंट रहती हैं, जिसमें से एक होता है माँ का प्यार और एक होता है लॉज ऑफ फिजिक्स। आई गेस ये डिस्ट्रैक्शंस के लिए भी बोला जा सकता है। आपने अपनी प्रिपरेशन जर्नी में ऐसे कौन से डिस्ट्रैक्शंस फेस किए थे और आपने उनको निगेट करने के लिए क्या स्टेप्स उठाए थे? देखिए, यूपीएससी की तैयारी के बारे में बहुत सारी चीज़ें बोली जा सकती हैं, जिसमें आपने जैसे कहा डिस्ट्रैक्शंस, क्योंकि प्रोसेस बड़ा लंबा है ना। आप एक बार प्रीलिम्स देते हैं, फिर आप कुछ समय रुकते हैं, फिर आप मेंस देते हैं, फिर आप कुछ समय रुकते हैं, फिर आप इंटरव्यू देते हैं। अगर आप क्लियर हो गए तो ठीक है, नहीं तो फिर से आप सेम साइकिल शुरू करते हैं। और उसी पीरियड में आपके साथ जो पढ़ाई कर रहे होते हैं वो लड़के शायद कंपनी में जॉब कर रहे होते हैं, कुछ लोग की शादियाँ भी हो रही होंगी, आपके जो कज़िन्स हैं वो शायद अपने करियर पे एक अलग रास्ते पे चल रहे होते हैं। और क्योंकि एग्ज़ाम में अनसर्टनिटी काफ़ी है, क्योंकि आप जानते हैं कि लाखों की संख्या में लोग इस एग्ज़ाम को देते हैं और लास्ट में कुछ सैकड़ों में लोग सेलेक्ट होते हैं, इसलिए एक अनसर्टनिटी की वजह से भी एक आपके ऊपर सोशल प्रेशर भी होता है कि भाई आप क्यों कर रहे हो, ये है ना, तुम्हारे पास इतनी अच्छी जॉब का ऑफ़र है, तुम वो कर लो, या तुम पापा के बिज़नेस को ज्वाइन कर लो, या तुम XYZ कुछ भी कर लो। तो डिस्ट्रैक्शंस जो मैंने फेस किए वो भी इन्हीं सोर्सेज के थ्रू आए हैं, है ना। कि जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो हमारे इंजीनियरिंग के जो क्लासमेट्स थे वो किसी कंपनी में ज्वाइन कर लिए, तो जब भी उनसे हमारी बात होती थी तब लगता था कि यार हम क्या कर रहे हैं, है ना, क्योंकि ये एग्ज़ाम दे के क्या पता पास होंगे नहीं होंगे, ये एक साल तो अपना बर्बाद होगा ही, साथ में नौकरी भी अगली बार अच्छी मिलेगी कि नहीं। तो डिस्ट्रैक्शंस इस तरह के कई सारे थे। अब इनको ओवरकम कैसे किया? अगर आपके दिमाग में एक क्लैरिटी है कि आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। जैसे मेरा कैंपस प्लेसमेंट हो चुका था फाइनल ईयर में। मैं सिविल सर्विस की तैयारी इसलिए शुरू किया क्योंकि मैं 2011 में अन्ना जी के आंदोलन में था, है ना, थोड़ा। तो तब से एक माइंडसेट चेंज हो गया था कि मुझे प्राइवेट सेक्टर में नहीं जाना है। ये उस समय ये बात होती थी ना, अपनी कंट्री बदल रही है, पीपल आर गेटिंग मोर एंड मोर अवेयर। तो ये जो चेंज हो रहा था समहाउ मेरे लास्ट एकेडमिक ईयर्स में मुझे ये हुआ कि मुझे इस चेंज का पार्ट बनना है। एंड दैट इज़ द रीज़न व्हेन आई डिसाइडेड कि मेरे को सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू करनी है। तो जब भी कोई ऐसा डिस्ट्रैक्शन आता था कि अगर कोई रिलेटिव बोलता था भाई तुम देखो, तुम क्या अपना समय बर्बाद कर रहे हो, उसको देखो इतनी बढ़िया नौकरी करके अब इतना अच्छा सेटल हो गया, तो थोड़ा बुरा तो लगता है यार, मतलब देयर इज़ नो यूज़ डिनाइंग दैट। लेकिन उसके बाद हम खुद को यही कहते थे कि भाई चलो हम जो कर रहे हैं वो हमारे रीज़न्स ये हैं और एक बार ट्रायल करने में कुछ बुरा नहीं है। तो अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि आप क्यों कर रहे हैं तो आपको डिस्ट्रैक्शंस को टैकल करने में उतनी ज़्यादा हेल्प होगी। मेरा आपसे ये सवाल है कि जैसे कि एस्पिरेंट होते हैं, तो एस्पिरेंट के पहले और अगर बाद में हम देखें तो लाइफ में ऐसा क्या चेंज आप महसूस करते हैं कि एस्पिरेंट और एस्पिरेंट के ड्यूरिंग में और एस्पिरेंट के मतलब सर्विस में आने के बाद? मतलब एस्पिरेंट के पहले और ड्यूरिंग एस्पिरेशन और उसके बाद एस्पिरेशन के बाद ड्यूरिंग सर्विस। अच्छा, अब देखो यार, एस्पिरेंट्स के पहले जब यूपीएससी वगैरह के बारे में कुछ पता नहीं था, हम तैयारी भी नहीं कर रहे थे, दुनिया के बारे में बहुत कम पता होता है। जब हम इंजीनियरिंग कर रहे थे ना, अपना बहुत छोटा सा वर्ल्ड व्यू होता है, हम उन्हीं 4 चीज़ों के बारे में जानते हैं और हम उन्हीं के हिसाब से हमारी पूरी लाइफ को
ऑर्गेनाइज करते हैं। एक बार जब एस्पिरेंट बन जाते हो ना, आपको दुनिया भर की चिंता होने लगती है ना, देश का विकास कैसे होगा, है ना, ये न्याय कैसे मिलेगा, गरीबी कैसे हटेगी। आप एस्पिरेंट के पीरियड में आपके दिमाग में बहुत सारी उथल पुथल शुरू हो जाती है। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि डिस्ट्रैक्शंस भी काफ़ी सारे आपके लाइफ में ऐसे आते हैं जो कि जब तक आप एस्पिरेंट्स नहीं थे वो आपके लिए कोई मैटर नहीं करता। जब तक आप एस्पिरेंट नहीं होते हो, आपका एक दूसरा कुछ चल रहा होता है। एक बार आप एस्पिरेंट बन जाते हो तो दुनिया भर को लगता है कि आप बौरा गए हो, इन शॉर्ट। तो एस्पिरेशन के पीरियड में एक दुनिया को देखने का एक नया नज़रिया जो मैंने डेवलप किया, तो मुझे लगता है उसके वजह से जितना सिंपलिस्टिक हम समझते थे कि भाई इतना आसानी से ये सब चीज़ हो जाएंगी, उसको बदला। और एक बार हमारी जब तैयारी ख़त्म हो गई और जब हम सर्विस में आए, तब तो दुनिया को देखने का नज़रिया टोटली अलग ही हो जाता है। देखिए, हम जब तैयारी कर रहे होते हैं तो हमें बहुत सारी धारणाएं होती हैं कि हम सारे, जैसे बहुत ही पॉपुलर एक परसेप्शन है सोसाइटी में कि सभी सरकारी नौकर चोर होते हैं, है ना, और सब खाली 10 to 6 जॉब करते हैं, वो भी ऑफिस में मिलते हैं, नहीं मिलते हैं। तो जब हम भी तैयारी कर रहे थे तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं वही परसेप्शन था। लेकिन एक बार जब सर्विस में आ गए, आपने जब देखा कि भाई लोग एक्चुअली, भाई देखो देश बहुत बड़ा है ना। आप अगर अगर आपको एक साधारण अपना घर चलाना है तो घर चलाने के लिए भी कितनी टेंशन होती है ना, कि पैसा कहाँ से आएगा, राशन कौन लाएगा, झाड़ू पोछा कौन लगाएगा, बिस्तर कौन बनाएगा। एक घर के अंदर भी जब इतनी सारी चीज़ें होती है, आप सोचो एक देश को चलाने के लिए कितना सब कुछ चाहिए होता है। तो लोगों को पता भी नहीं होता कि पर्दे के पीछे क्या क्या चल रहा है। तो आप एक बार जब एस्पिरेंट्स का पीरियड क्रॉस करके आप जब रियल पब्लिक सर्विस में आप एंटर होते हो, तब आपको ये सारी चीज़ें रियलाइज़ होती हैं। तो आई थिंक ये 3 चीज़ें हैं कि एस्पिरेंट के पहले आपको एक्सपोजर, मैं नहीं मानता उतना ज़्यादा होता है। एस्पिरेंट के पीरियड में आपको काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है, और जब आप वो पीरियड भी क्रॉस कर लेते हो तो आपको जो पता है उसके अंदर रियलिटी कितनी थी और कितना फिक्शन था, वो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आता है ना आशीष? बिल्कुल। इनफैक्ट सुमित के पहले क्वेश्चन पे मैं सोच रहा था, उन्होंने कहा डिस्ट्रिक्शंस बहुत सारे होते हैं, उसको क्या एक दूसरे तरह से भी ले सकते हैं। और बहुत सारे डिस्ट्रिक्शंस ऐसे हैं जो प्रोबेबली शायद कहीं ना कहीं हमारी स्ट्रेंथ भी बन सकते हैं। आपने अपने लव्ड वन की बात की, सो ऑफ कोर्स हमारी जो एस्पिरेशंस हैं, हमारे जो गोल्स हैं, अगर हमारे जैसे आपने कहा हमारी माता का प्यार हमारे लिए कॉन्स्टेंट होता है, सही बात है। लेकिन साथ ही साथ है वो हमारी एस्पिरेशंस केवल हमारी एस्पिरेशंस भी नहीं होती, वो हमारे जो लव्ड वंस हैं उनकी भी एस्पिरेशंस हो सकती हैं। अगर उनकी वजह से डिस्ट्रक्शंस लगता है कि नहीं, डेविएशंस आते हैं, तो हम उनको शायद एक दूसरी तरह से अपनी स्ट्रेंथ में भी बदल सकते हैं। मैं अपने एग्जांपल से कहूँ तो जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था उस समय पे आई वॉज मैरिड, माई डॉटर वॉज जस्ट 1.5 years old। सो ऑफ कोर्स वो एक मेरे लिए एक कह सकते हैं, एक तरह से देखें तो एक डेविएशन भी था, बट एक सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ भी था। तो हमारे बहुत सारे मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत सारे हमारे सोर्स ऑफ डेविएशंस हैं, प्रोबेबली दे कुड बी कन्वर्टेड इनटू मोटिवेशन आल्सो, बिकॉज हमारी एस्पिरेशंस केवल हमारी पर्सनल एस्पिरेशंस तो होती नहीं है, हमारे फैमिली मेम्बर्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारे लव्ड वंस, वो अगर हम उस तरह से देखें तो शायद कहीं ना कहीं वो हमारी स्ट्रेंथ बहुत इनफैक्ट ए वेरी इंपॉर्टेंट मोटिवेशन एंड स्ट्रेंथ बन सकती है। एंड ऑफ कोर्स आपकी बात एकदम ठीक है पार्थ, वो 3 अलग अलग फेजेस हैं। अगर हम देखें तो अगर हम याद करें हमारे प्रिपरेशन का समय, उसके बाद ऑफ कोर्स सिलेक्शन के बाद, और उसके बाद एक्चुअली जब हम एज ए IAS ऑफिसर वर्क कर रहे हैं, वो तीनों ही एक 3 डिफरेंट पॉकेट्स हैं। शुरुआत में हमें नहीं मालूम होता, सच में नहीं मालूम होता। एक बहुत ही सोच जो होती है ना, वो परसेप्शन बेस्ड होती है इन जनरल, जैसा सब लोग फील करते हैं कि गवर्नमेंट सर्विसेज, गवर्नमेंट सर्वेंट्स के बारे में। लेकिन जब हम सिस्टम में आते हैं, हम देखते हैं ऑफ कोर्स देयर इज अ लॉट ऑफ एफर्ट दैट गोज इनटू केवल रनिंग द सिस्टम। उसको इम्प्रूव करने के लिए ऑफ कोर्स बहुत सारे एफर्ट लगते हैं। लर्निंग द सिस्टम इटसेल्फ इज दैट एक्सपोजर एक्चुअली चेंजेस अस। देखिए, जैसे परसेप्शन होता है ना कि IAS ऑफिसर की लाइफस्टाइल क्या होगी, कि भाई घर के बाहर गाड़ियाँ खड़ी होंगी, घर बढ़िया होगा, नौकर चाकर आजू बाजू में होंगे। रियलिटी वैसी बिल्कुल नहीं है ना। हमारे यहाँ पे भी हमको जब रसोई वाला ढूंढना होता है, जैसे एक आम आदमी जैसे मशक्क़त करता है, हम भी वैसे ही मशक्क़त करते हैं। तो परसेप्शन और रियलिटी में जो डिफरेंस है वो बहुत क्लियर है। एज एस्पिरेंट आपका जो परसेप्शन होता है और एज ऑफिसर जो रियलिटी है, देयर इज़ अ क्लियर डिफरेंस। सर, मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये था कि फॉर अ स्टूडेंट लाइक मी, जिसने आज तक कभी एग्ज़ाम के लिए अपीयर नहीं किया, जिसका नेक्स्ट ईयर है उसमें फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो कई सारे ऐसे सीनियर प्लेयर्स जो बैठे हैं, जो बहुत कुछ अचीव करके बैठे हैं,
तो उनके सामने हमको कभी कभी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील होता है। तो कभी कहीं ना कहीं आपको भी होगा, जब आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में दिया था तो आपने उससे डील कैसे किया? देखिए, पहली बात तो आपको बिल्कुल इन्फेरियरिटी फील नहीं होनी चाहिए। कोई बंदा, अगर आप किसी से भी मिल लीजिए जिसने एक बार सपोज IPS IRS या किसी भी सर्विस में सेलेक्ट हो गया और दूसरी बार वो एग्जाम में बैठ रहा है, अगर कोई ऐसा बोलता है ना मेरे को फुल कॉन्फिडेंस है कि इस बार भी मैं IPS IRS में सेलेक्ट हो जाऊंगा, तो झूठ बोल रहा है ना। आदमी जब दोबारा एग्जाम दे रहा होता है ना, तो उसको ज़्यादा टेंशन होती है कि अगर इस बार क्लियर नहीं हुआ तो बोलेंगे साले पिछली बार तुक्का से पास हो गया था, है ना। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि एक बार अगर कोई क्लियर हो गया है तो वो दूसरी बार जब बैठता है तो उसके पास कोई क्लियर एज है। अगर मैं ऐसा मानता हूँ, देखो मैं भी जब तैयारी कर रहा था तो मेरे साथ तैयारी करने वाले कई सारे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग थे। मेरे कई दोस्त थे जो, मैं जैसे बताया कि मैं बहुत लेट मैंने तैयारी शुरू की, मुझसे काफ़ी साल पहले से तैयारी करते हुए लोग थे जिन्होंने 2-3 अटैम्प्ट दे दिया था। कुछ ऐसे थे जो इंटरव्यू तक जा चुके थे, कुछ ऐसे थे जो किसी दूसरे सर्विस में सेलेक्ट होकर आ गए थे। हम जब साथ में तैयारी करते थे तो थोड़ा बहुत ये जो आप बता रहे हैं ना कि एक कॉम्प्लेक्स वो फील होता ही था, लेकिन जब उनके साथ एक्चुअली जब डिस्कशन होता था तब ऐसा, अब आप अभी आज भी जैसे अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे किसी UPSC रिलेटेड टॉपिक में बात कर लेंगे ना, तो आपको भी फील हो जाएगा कि हमारा नॉलेज और आपके नॉलेज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप सिंसियरली किसी चीज़ की तैयारी करते हैं तो मोर और लेस सब लोग जो हैं एग्ज़ाम को क्रैक करने के लेवल तक तो पहुँच ही जाते हैं, अगर आप सिंसियरली तैयारी कर रहे हैं तो। डिफरेंस कहाँ पड़ जाता है, आप एग्ज़ाम में खुद को कैसे कैरी करते हैं। देखिए, अगर आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम दे रहे हैं, 100 क्वेश्चंस हैं, अगर आपको पहला क्वेश्चन नहीं आया, दूसरा क्वेश्चन नहीं आया, तीसरा क्वेश्चन नहीं आया, चौथा क्वेश्चन नहीं आया, लगातार आपके 10 क्वेश्चन आपको नहीं आए, तो आप वो 11th क्वेश्चन जो है ना उसको कैसे हैंडल करते हो, वहाँ पे पूरा खेल है कि आप एग्ज़ाम के प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं। जैसे अभी हमारी थोड़ी पहले जैसे डिस्कशन हो रहा था कि मेरा GS1 का पेपर 250 में से मैंने खाली 125 का अटैम्प्ट किया, GS2 का पेपर मैंने 250 में से खाली 140 का अटैम्प्ट किया। तो जब मैं शाम को वापस घर लौट रहा था उस समय मेरे दिमाग में इतनी सारी चीज़ें चल रही थी कि भाई देखो मम्मी ने इतना समय दिया है, 1 ही साल का समय था, अगर एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो तो क्या होगा वगैरह वगैरह। लेकिन जब मैं रात को सोने गया तो मैंने बोला भाई देखो जो हो गया वो हो गया, कल का पेपर अभी भी बाकी है, तो कल के पेपर के बारे में ध्यान देते हैं। तो अगर आप खुद को हैंडल कर पाते हैं तो दैट इज़ वेयर ऑल द डिफरेंस लाइज। आपको कौन एक बार क्लियर कर चुका है, कौन 2 बार क्लियर कर चुका है, कौन इंटरव्यू तक पहुंच चुका है, और ऐसे भी आपका उसके ऊपर कोई कंट्रोल है क्या? नहीं है ना। आप उसको रोक सकते हो क्या एग्जाम देने से? नहीं रोक सकते, तो उसके बारे में चिंता क्यों कर रहे हो, है ना। आप जिस चीज़ के बारे में कुछ कर सकते हो आप उस चीज़ पे ध्यान दीजिए, जिसके बारे में आप कुछ कर ही नहीं सकते उसके बारे में चिंता करने में अपना समय ज़ाया न करें। तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार में एग्ज़ाम क्लियर किया, वरुण उनमें से एक है। बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने दूसरी बार में किया, मैं उनमें से एक हूँ। बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने 3 बार में करते हैं। इस एग्ज़ाम के साथ ब्यूटी यही है कि हर अटैम्प्ट नया है। तो इसमें ऑफ कोर्स पहली बार में जो तैयारी करेंगे आप कैसे खुद को प्रिपरेशन में कैरी करते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। और कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में सर्विस में लगी और सेकंड अटेम्प्ट में प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुए। ऑफ कोर्स कई लोग ऐसे हैं, है ना। तो कोई भी आप एक बार क्वालिफाई हो गए तो आपको एज मिल गया, ऐसा नहीं है। आप हर कैंडिडेट हर साल एक नए कैंडिडेट की तरह ही बैठता है, तो आपको उसके बारे में चिंता करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सर मेरा आप दोनों से ये सवाल है कि जैसे कि अभी जो कोविड पेंडेमिक हुआ है, तो जैसे अभी हम फ्यूचर में देखें तो ये तो कोई डिसाइडेड नहीं है कि ऐसी पेंडेमिक या फिर ऐसी सिचुएशंस मतलब वापस आएगी या नहीं। तो मतलब ऐसे चीज़ सिचुएशन में जैसे हर किसी के लिए ये नई सिचुएशन है, तो इस सिचुएशन में एज अ ऑफिसर आप क्या सजेस्ट करेंगे कि हम उसको हैंडल कैसे करें? तो बेसिकली एक किसी भी क्राइसिस पीरियड में एज ऑफिसर आपको कैसे अप्रोच करना चाहिए, आपका एक क्वेश्चन है। देखो कोई सेट प्लान नहीं होता है ना, लेकिन ये है कि अब जैसे पैंडेमिक की बात करें, जब पैंडेमिक आया तब कोई कहीं पे किसी को कोई क्लू ही नहीं था कि कैसे हैंडल करना है। जैसे एक बाजू लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन हुआ, लेबर मूवमेंट, तो ये सारे प्रॉब्लम ऐसे थे कि ना तो कभी किसी ने देखा था, ना तो कभी किसी ने सोचा था कि भाई इतने सारे लोग पैदल जो है यहाँ से यूपी जाने के लिए निकल जाएंगे। ठीक है, तो हर क्राइसिस में वो लोकल सिचुएशंस काफ़ी डिक्टेट करती हैं कि आप कैसे खुद को हैंडल करते हैं। एक चीज़ जो मेरे ख्याल से जो आप एज एन ऑफिसर कर सकते हैं कि आपको अपने लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन ओपन रखना चाहिए, है ना। जैसे पैंडेमिक में भी हमने कॉन्स्टेंटली, हम हर स्टेक होल्डर से कॉन्स्टेंटली मीटिंग्स करते रहते थे, चाहे वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हों। जैसे मुझे याद है कि हमारे वहाँ के जो MP थे, जो मिनिस्टर्स हमारे डिस्ट्रिक्ट से थे, कलेक्टर, SP, रोज़ शाम को उनका एक कॉन्फ्रेंस कॉल होता ही था, है ना, कि जिसमें वो डिसाइड करते थे कि आज
क्या चेंजेस हुए, पॉलिसी में क्या चेंजेस करने हैं। तो एक पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन होता है, एक होता है जैसे अलग अलग जो सोशल ग्रुप्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट का ग्रुप है, शॉपकीपर्स का ग्रुप है, जनरल सोसाइटीज़ हैं। तो अगर आप किसी भी क्राइसिस के टाइम पे ये जो स्टेक होल्डर्स हैं, अगर आप उनके साथ लाइन ऑफ कम्युनिकेशन ओपन रखते हैं और अगर आप डिसीजंस लेते हैं तो आपको किसी भी क्राइसिस को हैंडल करने में प्रॉब्लम नहीं। जैसे पैंडमिक की बात करें तो जब लेबर का मूवमेंट शुरू हुआ तब हमने उसमें स्टेक होल्डर्स कौन कौन थे, लेबर जिस इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे थे, तो उनके साथ एक मीटिंग की कि भाई आप उनको रहने खाने की व्यवस्था कराओ। जब लोग निकल रहे थे तो रेलवे से टाइप करना था, तो हमने रेलवेज़ के जो भी ग्रुप्स थे उनके साथ टाइप किया, पॉलिटिकल लीडर से टाइप किया कि इनको समझाओ। जो उनके लेबरर्स के अंदर भी जो यूनियन लीडर्स टाइप के जो होते हैं उनके साथ। तो हर क्राइसिस में आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि स्टेक होल्डर कौन है और आप उनके साथ इंटरेक्ट करके आप उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ला सकते हैं। देयर इज़ नो वन रामबाण उपाय नहीं है ना, किसी भी क्राइसिस को हैंडल करने का। रामबाण उपाय अगर कोई एक है तो यही होगा कि आप सारे स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चलें। सो मेरा आप लोगों से नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कभी कभी पढ़ाई करते टाइम या पढ़ाई के फेज़ में ऐसा लगता है कि हम जीवन में कर क्या रहे हैं। मतलब जो नदी और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हम लोग पढ़ रहे हैं, वहाँ जाके हमारे दोस्त जाके सेल्फी ले रहे हैं, तो उन सब चीज़ों से कैसे डील करने का। जैसे बताया डिस्ट्रैक्शंस की, अपने पहला क्वेश्चन वही था कि डिस्ट्रैक्शंस से कैसे डील करना है। ठीक है, तो डिस्ट्रैक्शन जब मैं बोल रहा था कि आप अपने कजिन्स को देखोगे, आप अपने दोस्तों को देखोगे। मेरे जो दोस्त थे वो स्विट्ज़रलैंड में, यूएस में जाके काम कर रहे थे, तो मन में ऐसा होता था भाई शायद हम भी वहाँ होते। लेकिन यही है, अगर आपके दिमाग में क्लैरिटी ऑफ पर्पस है ना, कि आप खाली आपके पास कोई दूसरी जॉब नहीं है इसके लिए आप एग्ज़ाम का प्रिपेयर कर रहे हो, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन अगर आप एग्ज़ाम में किसी ऑब्जेक्टिव के साथ आए हो कि भाई मेरा एप्टीट्यूड ऐसा है, इसके लिए मुझे ये करना है, या मेरा ऑब्जेक्टिव ये है, इसकी वजह से ये करना है। आई थिंक अगर आपका वो क्लैरिटी ऑफ पर्पस है तो आप ये सारे डिफ़िकल्ट है भाई, देखो ऐसा नहीं है कि अगर है तो हो ही जाएगा, ऐसा डिफ़िकल्ट है, आप चैलेंजेस फेस करेंगे, लेकिन इट इज़ पॉसिबल है ना। अगर आपके दिमाग में क्लैरिटी है तो आप इसको कर पाएंगे। और इस तरह के एग्जाम में जिसमें इतनी अनसर्टेनिटीज़ हैं, अगर ये क्लैरिटी ऑफ पर्पस नहीं हुआ तो फिर बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। yes. और सर मेरा आप दोनों से ये दूसरा एक सवाल ये है कि जैसे कि अभी एस्पिरेंट्स होते हैं, तो मतलब जो कोई बिगनर होता है तो मतलब वो ऐसे लैंग्वेजेस को सिलेक्शन करने में, मतलब हिंदी में परीक्षा दूँ या फिर इंग्लिश में, उनमें वो कन्फ्यूज़न होता है। और मतलब ऐसे हिंदी वाले जो होते हैं मोस्टली उनको ऐसा लगता है कि जैसे क्लियर कर रहे हैं मोस्टली नंबर्स अगर देखें तो मतलब वो इंग्लिश वाले कर रहे हैं। तो उस चीज़ से अगर हम देखें तो लैंग्वेज का मतलब क्या इम्पोर्टेंस होगा यूपीएससी में। हिंदी वालों को कोई ऐसे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स टाइप फील होता है तो उस चीज़ से कैसे हैंडल किया जाए। देखिए, लैंग्वेज का क्या इंपॉर्टेंस होगा ये तो मैं नहीं जानता, मतलब सीरियसली कि मार्किंग में उसका क्या इफेक्ट आता है, क्योंकि हमने कभी पेपर तो इवेल्युएट किया नहीं, हमने तो एग्जाम एक ही लैंग्वेज यूज़ करके अटेम्प्ट किए। लेकिन मैं जस्ट, अगर आप एज एन एस्पिरेंट अगर आप मुझे पूछ रहे हो कि सर मेरी इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर है ना, मैं हिंदी में एग्ज़ाम देना चाहता हूँ लेकिन तो मैं क्या करूँ, तो मेरा आपको एडवाइस ये होगा, देखिए अगर आप इंग्लिश में एग्ज़ाम देना चाहते हैं ना, अगर आपके पास समय है तो आप ट्राई करिए ना, अभी से आप इंग्लिश इंप्रूव हो सकती है। मेरी इंग्लिश जब मैंने तैयारी की शुरू तो मेरी बहुत अच्छी नहीं थी, भले मैं इंजीनियर था, है ना, लेकिन फिर वो तैयारी करके आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव करके अगर आप इंग्लिश में एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप वो तैयारी करके उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है मेरी इंग्लिश इतनी ख़राब है कि मैं इंग्लिश में एग्ज़ाम दे ही नहीं सकता, है ना, तब तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। ठीक है, चलो मान लेते हैं एक बार, जो जनरल एजम्पशन है कि इंग्लिश में शायद थोड़े मार्क्स ज़्यादा आते होंगे, एक बार मान लेते हैं, चलो ठीक है, 5% का फ़र्क पड़ता होगा, 10% का फ़र्क पड़ता होगा। लेकिन अगर आपकी इंग्लिश इतनी ख़राब है कि आपके मार्क्स में 50% का फ़र्क पड़ जाएगा तो 10% ज़्यादा बेटर है ना, है कि नहीं, है ना। तो मैं नहीं जानता कि लैंग्वेज का मार्क्स पे क्या इम्पैक्ट होता है, लेकिन जस्ट एज अ कॉमन सेंस अगर आप मुझे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर इंग्लिश बहुत कमज़ोर है क्या करें, तो मेरा पहला एडवाइस होगा इंग्लिश मजबूत करो, प्रैक्टिस करो, है ना, इंग्लिश मजबूत करो। लेकिन अगर आपके पास उतना समय नहीं है कि आप इंग्लिश पे उतना वर्क कर पाएँ, तब आप जिस लैंग्वेज में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, आइडियाज़ रिप्रेजेंट करना ज़रूरी है। देखो बहुत लोग होते हैं जिनकी इंग्लिश ज़बरदस्त होती है, आप उनसे ऐसे बात करेंगे ना जैसे, है ना, तो वो इतनी अच्छी इंग्लिश में बात करेंगे, है ना, कि आप भौचक्के रह जाएंगे। लेकिन अगर आप उनको कोई क्वेश्चन पूछ के बोलिए कि उस चीज़ को वो इंग्लिश में एक्सप्रेस करें, तो वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे खुद को पेपर पे। तो आप खुद को कैसे एक्सप्रेस करते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आप खुद को आपकी रीजनल लैंग्वेज में ज़्यादा बेहतर एक्सप्रेस कर पा रहे हैं तो आई थिंक दैट इज़ एन एडवांटेज विच यू शुड एक्सरसाइज एनी डे। ठीक है, तो ये मेरा आंसर होगा, मैं लैंग्वेज के बारे में नहीं जानता, है ना। नहीं, ऑफ कोर्स मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन है, अगर आप अपने आप को बेहतर जिस लैंग्वेज में एक्सप्रेस कर सकें, मेरे ख्याल से अगर एग्ज़ाम की केवल बात करें
तो वो मीडियम आपको सेलेक्ट करना ज़्यादा ज़्यादा बेनिफिट करेगा। हाँ, ऑफ कोर्स जैसे वरुण कह रहे हैं कि इंग्लिश वर्सेस हिंदी और सम अदर लैंग्वेजेस, तो आप अगर कंफर्टेबल हैं जिस लैंग्वेज में, उसी लैंग्वेज में आप अगर पेपर को अटेम्प्ट करेंगे वो ज़्यादा अच्छा होगा। और देखिए, ऐसा नहीं है कि हिंदी में से लोग सेलेक्ट नहीं होते। अगर मैं जनरल अपने प्रोपोर्शन की बात करें, अगर अपन मान लेते हैं कि 70-80% बच्चे जो हैं वो इंग्लिश मीडियम से एग्ज़ाम अटेम्प्ट करते होंगे, हिंदी मीडियम वाले मैं नहीं जानता, मेरे पास नंबर्स के फिगर नहीं है, लेकिन 20-25% वाले जो हैं रीजनल लैंग्वेज में होंगे। जनरली जब सिलेक्शन के बाद जब लोग आते हैं तो हमारे कई सारे दोस्त हैं जिन्होंने रीजनल लैंग्वेजेस में पेपर अटेम्प्ट किया हुआ है, हिंदी में पेपर अटेम्प्ट हुआ है। तो आई थिंक ये जो धारणा है कि रीजनल लैंग्वेज वाले बच्चे सेलेक्ट नहीं होते, वो इसलिए है क्योंकि जब बच्चे सेलेक्ट होते हैं तो वो इंग्लिश वाले ज़्यादा दिखते हैं, लेकिन रीज़न ये भी है कि इंग्लिश में ज़्यादा बच्चे अटेम्प्ट करते हैं। सर मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आपने ऑफिसर्स ऑन ड्यूटी की एक वीडियो में ऐसा बोला था कि आपने जैन 2013 से प्रिपरेशन चालू की है। तो सर अभी नेक्स्ट ईयर अपकमिंग जैन में उसको 10 ईयर्स हो जाएंगे, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप पीछे जाके अगर चेंज करना चाहे तो आप चेंज कर सकते हैं? इफ गिवन मैं तैयारी जून से शुरू करता नहीं, देखो, जो मैं आज जो भी हूँ वो इसीलिए हूँ क्योंकि जो हुआ है वो हुआ है, ठीक है। अब पास में जाके कोई एक चीज़ चेंज करने से मैं यहाँ होता कि नहीं होता ये बताना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो ऐसे पास में जाके कुछ चेंज करूँगा ऐसा तो मुझे नहीं लगता है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है ना, भगवान की कृपा से मुझे बाकी दोस्तों को जितना समय लगा मुझे उतना नहीं लगा। मैं अपने आप को बहुत लकी समझता हूँ। देखो, एग्ज़ाम में लक का एक फैक्टर है, ठीक है। आप सब कुछ करके जाओ, एग्ज़ाम में जाने के पहले अगर जैसे हम बात करें ना कि अगर आपका वो दिन नहीं है ना, लक का एक फैक्टर तो है। तो मैं अपने आप को लकी मानता हूँ कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में सेलेक्ट हो गया। मैंने कोई रामबाण ऐसी कोई चीज़ नहीं है उसमें, लेकिन मैं कोई चीज़ चेंज नहीं करूँगा यार। जैसे जो हुआ है अच्छा हुआ है। अगर कोई एक चीज़ करता तो यही करता कि भाई थोड़ा जल्दी तैयारी शुरू कर देता, लेकिन उसमें क्या फ़र्क पड़ता। तो प्रोसेस को एंजॉय करना, दैट इज़ द थिंग, है ना। इस प्रोसेस में अपने आप को स्ट्रेस में रखना, अपने आप को एक सतत एक चिंता में रखना, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हर कोई इस प्रोसेस से गुजर रहा है। गो थ्रू दैट, फुल एक्सेप्ट करो बहुत सारी चीज़ों को और जस्ट एंजॉय द प्रोसेस। देखिए, एक ऑनेस्ट सेल्फ असेसमेंट जो है ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ऑनेस्ट सेल्फ असेसमेंट कैसे? जैसे मैंने जब जनवरी में तैयारी शुरू की तब मुझे पता था मेरे पास 4 या 5 महीने ही हैं पूरे सिलेबस को कवर करने के लिए। तो मैं एट द आउटसेट जानता था कि मैं 100% चीज़ें नहीं कर पाऊंगा, है ना। मैं जानता था कि मैं एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री नहीं जान पाऊंगा। मैं ये जानता था कि मैं खाली न्यूज़पेपर कर पाऊंगा, मैं मैगजीन नहीं कर पाऊंगा। मैं ये जानता था कि मैं ये सब्जेक्ट में ये टॉपिक्स कर पाऊंगा, ये सब्जेक्ट में ये टॉपिक्स नहीं कर पाऊंगा। तो जब भी मेरे कोई दोस्त को मैं किसी मैगजीन को पढ़ते हुए देखता था, या मेरे किसी दोस्त को मैं वो सब्जेक्ट्स पढ़ते हुए देखता था, या वो टॉपिक्स पे डिस्कशन करते हुए देखता था, या जब ग्रुप डिस्कशन में मैं उस टॉपिक्स पे अपने आप को थोड़ा कमज़ोर फील करता था, डर लगता था, है ना, कि भाई क्या होगा, है ना, ये सब लोग देखो मेरे से ऐसा चीज़ें छूट रही हैं। लेकिन उस समय क्योंकि एक ऑनेस्ट सेल्फ असेसमेंट किया हुआ था कि मेरे पास भाई ये सब करने का टाइम ही नहीं है ना, और ये चीज़ों को मैं कर ही नहीं सकता। अगर आपने एक ऑनेस्ट सेल्फ असेसमेंट किया है तो आपको ये जो सारे डर, ये सारे डिस्ट्रैक्शंस, इन सबको टाइड ओवर करने में मदद मिलेगी, ठीक है। तो एक एडवाइस अगर देना चाहूँगा तो यही कि एक तो आप खुद को पहली बात तो कम समझो मत। जितने लोग, जैसे अपने पहले बात हुई ना कि जो सेलेक्ट हो गए हैं वो भी सेम प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, और जो एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, जैसे मैं IAS बन गया, अगर मैं दोबारा एग्ज़ाम दूँ तो मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ मैं क्लियर कर पाऊँगा या नहीं, ठीक है। तो हर कोई जो है एक सेम लेवल पे एग्ज़ाम दे रहा है, इसलिए आप अपने आप को खुद को पहली बात तो कम मत समझिए, और एक ऑनेस्ट खुद का सेल्फ असेसमेंट कर लीजिए कि मैं क्या चीज़ें कर सकता हूँ, मैं क्या चीज़ें नहीं कर सकता हूँ, और जो चीज़ें आप नहीं कर सकते हैं उसके बारे में चिंता करना छोड़ दीजिए। जो चीज़ें आप कर सकते हैं उस पर आप मेहनत करिए, और अगर उसके बाद भी थोड़ा समय मिलता है तो अपनी एनर्जी बाकी चीज़ों में लगाइए। सर मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि जैसे कि अभी देखते हैं तो 5 जून को अभी 2022 की प्रीलिम्स है, तो मतलब अभी हार्डली 50 to 55 डेज अराउंड लेफ्ट। सो अगर ऐसे जैसे एज ए एस्पिरेंट जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आती है तो अंदर से एक डर सा रहता है, और मतलब थोड़ी नेगेटिविटी भी आ जाती है, तो मतलब उस चीज़ से कैसे हम डील कर सकते हैं? देखो, डर अच्छा है ना, आपको डर लगना भी चाहिए थोड़ा बहुत। तो अगर आपको डर नहीं लग रहा है देन देयर इज समथिंग रॉन्ग, ठीक है। क्योंकि और आप ये समझ लीजिए कि आप डर लगने वाले आप अकेले व्यक्ति नहीं हैं। जो 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख जितने भी लोग एग्ज़ाम कर रहे हैं, दे रहे हैं, हर एक व्यक्ति उसी डर से गुजर रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली आप हर एक से इक्वल हो, है ना, आप किसी से पीछे नहीं हो। अगर आपको डर लग रहा है तो भी आप किसी से पीछे नहीं हो, हर व्यक्ति उतना ही डरता है, ठीक है।
डिफरेंस कहाँ पे पड़ जाएगा, जैसे मैंने शुरू में बोला ना कि आप खुद को एग्ज़ाम हॉल में किस तरह हैंडल करते हो। देखो नॉलेज मैं अभी भी जानता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं सर्विस में जो हर एक सब्जेक्ट के बारे में मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, हर एक सब्जेक्ट के बारे में मेरे से ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग है ना। लेकिन आप एग्ज़ाम हॉल के अंदर खुद को कैसे हैंडल करते हैं, पूरा गेम जो है ना वो 2 घंटे का है। आपने ये जो भी सीखा है, अगर आप एग्ज़ाम हॉल में जाके हड़बड़ा जाते हैं, नहीं लिख पाते हैं, तब तो आपको कितना भी आता हो किसको कैसे पता चलेगा। तो आपके जब ये 50-55 दिन बाकी हैं, अगर आपको रोज़ नींद नहीं आती, अगर आपको चिंता सताती है, अगर आपको खाना खाते खाते उठ जाने का मन करता है कि भाई मैं कितना टाइम लगा रहा हूँ, मैं जाके पढ़ाई करता हूँ, है ना, ये सारी चीज़ें जो है ना नॉर्मल है इस एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे होते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद का बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करें। जब टेंशन बढ़ेगा ना तो आपको बॉडी टेम्परेचर आपको थोड़ा बढ़ता हुआ लगेगा, आप थोड़ा उसको काम हो जाए। एक ओपन कंपटीशन है, सब लोग एक ही बोट में हैं, जैसे वरुण भी कह रहे हैं। डर सभी को लगता है, हर कोई जो इस प्रोसेस से गुजरा है और परीक्षा देने जा रहा है, एक डर, एक चिंता वो सबके मन में होती है। नहीं ऑफ कोर्स, लेकिन आपकी अगर प्रिपरेशन में मेहनत से किया है तो जस्ट फील कॉन्फिडेंट। उस डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, दैट इज़ द ओनली थिंग। और अच्छी प्रिपरेशन की है, मेहनत से की है, फील कॉन्फिडेंट और इस फैक्ट को एक्सेप्ट कर लेना अच्छा है, जैसे वरुण कह रहे हैं। एक्सेप्ट करिए कि हाँ ये मैं एक ओपन कंपटीशन, एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में जा रहा हूँ, एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं। एक्सेप्ट इट, मेक योर सेल्फ कॉन्फिडेंट कि मैंने जो प्रिपरेशन किया है अच्छा किया है। फील दैट कॉन्फिडेंस, शांति से एग्ज़ाम दीजिए, बिकॉज एवरीबडी इज़ गोइंग थ्रू द सेम प्रोसेस। एंजॉय द प्रोसेस। तो पार्थ, सुमित, आप लोग से मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपसे बातें करते करते हम दोनों को काफ़ी सारी हमारी पुरानी बातें याद आई और काफ़ी कुछ जो दबा हुआ था वो काफ़ी कुछ याद आ गया। तो सबसे बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आज हमसे मिलने के लिए आए। आपको आने वाले समय के लिए, आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे कि आप भी जल्दी से इस बाजू हमारे साथ आएँ, हमारे कलीग बने, और आप यहाँ पे सारे एस्पिरेंट्स को भी दोबारा ऑफिसर्स ऑन ड्यूटी पे हमारे साथ मुलाकात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग इस साल एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर जो भविष्य में एग्ज़ाम देने का विचार कर रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि हम दोनों ने आज जो बातें की हैं उससे आपको थोड़ी इस प्रोसेस के बारे में क्लैरिटी आई होगी और आपको आपकी तैयारी में थोड़ी मदद इससे मिलेगी। तो आप लोगों को भी परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।